लिबरलाइजेशन में हमारे 4 रिफॉर्म थे: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। हमारी जो इसकी टीआरजीएन की बुक है इसमें तो दिया है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिबरलाइजेशन का जो 4th रिफॉर्म है वो हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। एक ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया भी था। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो हमारा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इन्वॉल्विंग private sector, involving private sector in the ownership or management of state-owned enterprises. तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स है, स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेस है, जो पीएसयू है, उनकी ओनरशिप या मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। और जो प्राइवेटाइजेशन है ये 2 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, आउटराइट सेल। आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। एक तो है आउटराइट सेल, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी पूरी की पूरी एंटरप्राइजेस को सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटराइट सेल। कि कोई भी एक फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर था, वो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम बोलेंगे आउटराइट सेल। ये सेकंड जो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम ज्वाइंट ओनरशिप। अगर पहले से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट अगर मिलके काम कर रहे हैं, तो उसमें से अगर जो गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है वो अगर अपने हिस्से को निकाल ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, उनकी ओनरशिप में या मैनेजमेंट में। और जो प्राइवेटाइजेशन है ये 2 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, आउटराइट सेल बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पूरी की पूरी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को, या फिर अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो उसमें से अगर जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, वो अगर अपना हिस्सा निकाल ले ओनरशिप में या मैनेजमेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन। इसमें हम एक और टूल यूज करते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल है प्राइवेटाइजेशन का। और डिसइन्वेस्टमेंट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, तो डिसइन्वेस्टमेंट मींस कि जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने हिस्से को सेल करना शुरू कर देती है जनरल पब्लिक को, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मींस व्हेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स sells his share into जनरल पब्लिक, कि जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट अपने शेयर सेल करना शुरू कर देती है जनरल पब्लिक को, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट का जो मोटिव है प्राइवेटाइजेशन का, वो है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स है उनमें इनएफिशिएंटली काम किया जाता है, तो उन अंडरटेकिंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए,
जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन करती है। मेन जो रीजन है वो है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस, कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनको सेल कर दिया तो वो प्राइवेट सेक्टर की फर्म में कन्वर्ट हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करता है और वो बहुत सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो इसलिए इनपुट कम यूज करता है, आउटपुट ज्यादा होता है, मतलब बहुत एफिशिएंटली काम किया जाता है। तो मेन जो रीजन है प्राइवेटाइजेशन का वो यही रीजन है कि एक तो जो अंडरटेकिंग्स है जो इनएफिशिएंटली काम किया जाता था उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके और उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। डिसइन्वेस्टमेंट का अगर मेन हमसे रीजन पूछा जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो मेन रीजन है गवर्नमेंट का वो है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जो प्राइवेट जो फर्म है वो नई नई टेक्निक का यूज करती हैं, कंपटीशन में काम करती है, तो इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का वो है मॉडर्नाइजेशन और अपने फिस्कल डिसिप्लिन के लिए, कि जो गवर्नमेंट है अगर उसके फिस्कल डिसिप्लिन मींस कि गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उस केस में वो उसको मैनेज करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है ताकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। लेकिन कई बार जो भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन है उनमें गिवन होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है किस लिए, जो लॉस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेल करने के लिए, तो ये आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो करती है या तो मॉडर्नाइजेशन के लिए या फिर फिस्कल डिसिप्लिन के लिए। फिस्कल डिसिप्लिन मींस कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है और रिसिप्ट है उनको मैनेज किया जा सके, उनको इक्वल किया जा सकते हैं, तो इसलिए अपने रिसिप्ट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, लॉस अकरिंग एंटरप्राइजेस को सेल करने के लिए नहीं करती। तो हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ कुछ फैमिलीज ऐसी थी, कुछ बड़े बड़े घराने ऐसे थे जिनके पास पैसा था। तो इसीलिए पहले तो पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो नेता थे, उनको ये लग रहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वही इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि कंट्री की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उसको कर सकता था। और दूसरा सोशल वेलफेयर की भी जरूरत थी। तो पहले तो जो भी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई, या हमारी जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी 1950 टू 1990, उससे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो मोनोपोली क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रेगुलेटेड डेवलपमेंट था, हर एरिया में वो एंट्री भी नहीं कर सकता था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसकी भी हमारी 40% तक लिमिट थी, जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको इंक्रीज किया गया। तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर था उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। और इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स थी, पहले तो हमारे यहाँ पे उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट हुई, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ, ग्रोथ हुई, लेकिन जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट हो गई और पब्लिक सेक्टर में मेन इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पीफेज, यही सब कुछ इंक्रीज होता जा रहा था। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी सारी जो एंटरप्राइजेस थी उनको उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। कुछ जो अच्छी फर्म थी, जो एफिशिएंटली काम कर रही थी, जिनमें प्रॉफिट भी हो रहा था, जो अच्छी फर्म थी, उन फर्म्स को हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न इनकी उपाधि दे दी और उनको पब्लिक सेक्टर के लिए के अंडर ही रखा। उनको और ज्यादा मैनेजरियल एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए उनको फ्रीडम दे दी गई ताकि वो और ज्यादा अच्छा काम करें, अपनी एफिशिएंसी को शो करें, ताकि और जो अंडरटेकिंग्स है वो भी उनको देख के और ज्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करें। तो प्राइवेटाइजेशन का हमारा जो मेन हमारी गवर्नमेंट का मोटिव था प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करने का, वो यही था कि पब्लिक सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट हो गई थी और वहां पे करप्शन, पिल्फेज, लीकेज यही सब कुछ चल रहा था। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके कुछ फायदे भी हमें मिले और इसके कुछ नुकसान भी हुए। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की मेरिट्स की बात करें या प्राइवेटाइजेशन के सिग्निफिकेंस की बात करें,
तो हमारे यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंटली काम करता है। तो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। पहले हमारे यहाँ पे जब तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की गई थी तो हमारे यहाँ पे सिर्फ फिएट एम्बेसडर ऑटोमोबाइल में सिर्फ यही गाड़ियां बनती थी और लोगों को यही परचेज करनी पड़ती थी क्योंकि कंपटीशन नहीं था। तो इसीलिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी उनको पता था कि जो वो बना रहे हैं सभी लोग उसी को परचेज कर लेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उसके बाद हमारे यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो इसीलिए एफिशिएंटली काम होता है, बहुत एफिशिएंसी से जो भी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, कम इनपुट से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। मॉडर्नाइजेशन हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत तरह की गाड़ियां हैं, अलग अलग जो क्लास है उनके लिए अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं कि कुछ सही रेट में भी है, कुछ बहुत ज्यादा महंगी है। तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुए। हमारे यहाँ का जो जीडीपी जो ग्रोथ है, जीडीपी की भी ग्रोथ हुई। तो प्राइवेटाइजेशन से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें फायदे मिले, अपग्रेडेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है मोस्टली उसी चीज का प्रोडक्शन करता है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो जो कंज्यूमर है उसको सोवरेन माना गया, उसको भगवान मान लिया गया कि वो जो डिमांड करेगा उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन हुआ। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ तो होती है, लेकिन इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है मोस्टली वो रिचर सेक्शन के लिए किया जाता है जिस चीज की मार्केट में डिमांड होती है। लेकिन जो पुअर सेक्शन है, पुअर सेक्शन को फेस करना पड़ता है अभाव का, डेप्रिवेशन का, यानी कि जो सोशल वेलफेयर है वो नहीं हो पाता। और इसी के जो हमारा सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, इससे ही रिलेटेड एक आपके केस स्टडी दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, सिरसिला ट्रेजेडी, कि आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा जो टाउन था उसमें एक पावर लूम इंडस्ट्री थी, यानी कि बिजली से चलने वाली एक छोटी सी वो इंडस्ट्री थी। उसमें एकदम से बिजली प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट इंक्रीज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी के रेट इंक्रीज होने की वजह से अब जो प्रोड्यूसर है वो जो भी उसका खर्चा बढ़ेगा वो अपने आप अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, तो बिजली के रेट बढ़ते ही उसने मजदूरों की जो वेजेस थी उसमें कटौती करना शुरू कर दिया। और इसीलिए वहां के जो वर्कर्स थे आंध्र प्रदेश के, तो वहां पे जो मजदूर थे उनकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई कि उस टाइम वहां पे नियर अबाउट 50 वर्कर्स ने सुसाइड कर ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन से सोशल वेलफेयर नहीं होता, जो पुअर सेक्शन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो हमारा है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, या हमने जो भी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम जिसको बोलते हैं 1991, तो उसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी with the economies of rest of the world. Globalization means कि integrating the economy of a country with economies of other countries under the condition of free flow of trade and capital. ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की दूसरी जो कंट्री है उनकी इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ताकि जो भी कंट्रीज है उनके बीच में फ्री ट्रेड हो सके। ट्रेड मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रीली हो सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और साथ में कैपिटल का जो मूवमेंट है वो भी फ्रीली हो सके, यानी कि अगर हम चाहें तो किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहें तो हम फ्रीली कर सके, और अगर जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी फ्री हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर ना हो। तो ग्लोबलाइजेशन मींस integrating the economy of a country with economies of other countries of the world under the condition of free flow of trade and capital.
अब जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की ग्लोबलाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए, उसमें एक तो इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि पहले जो भी इक्विटी की लिमिट थी कि किसी भी कंपनी के शेयर परचेज अगर कोई हमारे यहाँ पे करना चाहे तो वो लिमिट आपकी 40% तक थी, कि 40% तक जो शेयर थे वो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे शेयर को परचेज कर सकते थे। लेकिन बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करने के बाद ये 51% और उससे ज्यादा 100% तक कर दी गई। तो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो इक्विटी की लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई। पहले हमारे यहाँ पे फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फॉरेन जो कैपिटल है उसको रेगुलेट किया जाता था, रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन बाद में 1999 में फेरा की जगह पे और फेमा एक्ट शुरू कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक कंट्री दूसरी कंट्री में कर सके, मींस हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मींस कि जो भी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन था इसको मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को शुरू किया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मींस कि जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, यानी कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शंस थी, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो भी जो हम ये कहें कि जो फैक्टर पेमेंट सर्विसेज के बदले में जो भी पेमेंट करनी होती है, फैक्टर पेमेंट या फिर नॉन फैक्टर जो सर्विसेज है उनकी पेमेंट करना, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और साथ में रेमिटेंस, यानी कि जो 3 कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में हम इंक्लूड करते हैं फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज, और थर्ड हमारा है जो भी करंट ट्रांसफर या रेमिटेंस। तो करंट अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी उनको हम उसके लिए हम अपने रुपीस को कन्वर्ट करा सकते थे किसी भी फॉरेन करेंसी में एट मार्केट रेट। लेकिन बाद में इस पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया गया फुली कन्वर्टिबिलिटी में। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की गई। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मींस कि 1902 से 1997 तक एक 5 ईयर ट्रेड पॉलिसी हमारे यहाँ पे बनाई गई, और उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, जो भी कंट्रोल थे फॉरेन ट्रेड पे, वो सारे रिमूव कर दिए गए और ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया। जो भी हमारे जो हम ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे, उस पे जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको उन रेस्ट्रिक्शन से रिमूव कर दिया गया ताकि फ्री ट्रेड हो सके बिटवीन डिफरेंट कंट्री। इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसमें जो कंट्रीज है वो फ्रीली आपस में ट्रेड कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती थी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो टैरिफ लगाया जाता था पहले कि इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे थे, तो कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए या ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं वो फ्रीली डिफरेंट कंट्रीज के बीच में उनका ट्रेड हो सके, तो जो भी टैरिफ लगा रखे थे उनको कम कर दिया गया। और इसके अलावा जो भी पहले कोटा फिक्स कर रखा था कि जो भी प्रोड्यूसर्स थे जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन थी कि एक लिमिट से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उस कोटा को भी रिमूव कर दिया गया। और 2001 में तो उस कोटा को जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे उन सबसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया 2001 में। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें जो फायदा मिला मेन वो आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मींस कि अपनी कंपनी का कोई भी काम बाहर से कराना। कि फॉर एग्जांपल कि आप एक फर्म है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है कि परचेज डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो उस केस में कुछ फॉर एग्जांपल कि जैसे कंज्यूमर डीलिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो अपनी कंपनी के कुछ काम को अगर हम अपनी ही कंपनी में ना करा के, जो अनइम्पोर्टेंट हमारे वर्क है उनको अगर हम बाहर की किसी
कंपनी से कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और यहाँ पे क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, तो आउटसोर्सिंग मीन्स हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो हम, जो हमारी कंट्री है फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर हमें अपना कोई काम अगर हम किसी दूसरी कंट्री के किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटसोर्सिंग, हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम दूसरी कंट्री से कराते हैं या दूसरी कंट्रीज जो है वो हमसे कराती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडिया है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का, यानी कि जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया से आउटसोर्सिंग करती हैं। यहाँ से वो अपने इंस्टीट्यूशंस के जो काम है, जो फॉर एग्जांपल जैसे हम जिनको कॉल सेंटर बोलते हैं, बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस जो बीपीओ है या फिर केपीओ है, बीपीओ के थ्रू तो पहले जो कंपनीज हैं वो अपनी थोड़े से अनइम्पोर्टेंट जो वर्क होती थी वो कराती थी, लेकिन धीरे धीरे आप केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो वर्क है, फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्च वर्क वगैरह होते हैं, तो ये भी अब कंपनीज बाहर की इंस्टीट्यूशन से करवाती हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा इंडिया है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमारे यहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवाती है। अब यहाँ से क्यों करवाती हैं? इसके दो रीजन है। एक तो हमारे यहाँ का जो लेबर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसीलिए हमारे यहाँ का जो लेबर है वो कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाता है। दूसरा स्किल्ड भी है, तो यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमसे इसलिए अपना काम कराती हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो लेबर है वो स्किल्ड भी है और साथ ही कम वेज रेट में काम करने को तैयार हो जाता है। और दूसरा हमारा यहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो हमारा बहुत ज्यादा डेवलप है, वर्ल्ड फेमस है। तो इसी वजह से जो इंडिया है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर आउटसोर्सिंग। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट है, वो इसको विरोध करती हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग से, क्योंकि इंडिया बेस्ट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसलिए विरोध करती हैं कि एक तो जब हमारे काम को दूसरी जो कंट्री के लोग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली उस काम को नहीं करते, डर बना रहता है कंपनी के मन में कि पता नहीं अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा जो मेन रीजन है कि इससे हमारे यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिल रही है, क्योंकि अगर वो इंडिया से काम ना कराते तो यही काम वो उनकी कंट्री के जो लोग हैं उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मोस्टली आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा 1995 में बना था और इसका मेन मोटिव क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई भी जो कंट्री है वो अपनी मर्जी से कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे, यानी कि फ्री ट्रेड के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया, जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, तो क्या इंडिया को फायदा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने में? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वैसे तो वो फैसिलिटेट करती है फ्री ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्होंने अभी भी अपनी कंट्रीज में कोटा फिक्स कर रखा है। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्रीज में मन चाहा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, यानी कि जितना एक्सपोर्ट करना चाहती है दूसरी कंट्रीज को जितना सेल करना चाहती है उतना नहीं कर सकती, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने आज भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने से मेन जो फायदा मिलता है वो डेवलप्ड कंट्रीज को मिलता है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मोस्टली जो ट्रेड होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है, तो हमने तो जो भी कोटा के रेस्ट्रिक्शन थे या जो टैरिफ थे उसमें हमने काफी रिडक्शन कर दिया। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्री में जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर देती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्रीज में जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट नहीं करती, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा होता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से हम इंडिया जैसे जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं है।
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा फायदा है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो जो गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कब शुरू हुआ था? 1948 में। और कितनी मेंबर कंट्रीज थी इसकी? 23। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा कब बना? 1995 में। मोस्टली इसमें से एक नंबर का ही क्वेश्चन आपसे जनरली अगर पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिया को कोई फायदा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से या नहीं है। तो इसमें यही आपको एक्सप्लेन करना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसको तो फैसिलिटेट कर दिया, कैपिटल का फ्री मूवमेंट कर दिया कि जो कंट्रीज है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री में फ्रीली मूवमेंट कर सकती हैं, लेकिन लेबर का फ्री मूवमेंट अभी भी नहीं है। जबकि इंडिया जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि लेबर का जैसे कैपिटल का फ्री मूवमेंट है वैसे ही लेबर का भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए, ताकि हमारे जो लेबर है, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मोस्टली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से फायदा मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि उनके बीच में ही ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा ट्रेड होता है। जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज तक ज्यादा पहुंच नहीं है।